আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती पूरे सम्मान के साथ मनाई। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पीयूष कांति विश्वास ने कांग्रेस भवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आशीष कुमार शाह, विधायक सुदीप राय बर्मन और पार्टी के अन्य नेता भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने भी गांधी घाट के शहीद बेदी पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। पार्टी कार्यक्रम के तहत प्रदेश कांग्रेस ने गुरुवार को जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया। कांग्रेस अध्यक्ष आशीष कुमार शाह ने कहा कि दिल्ली जवाहर चाइल्ड फोरम के संयोजक और प्रदेश प्रभारी मनोज दत्त की देखरेख में जवाहर चाइल्ड फोरम की पहल पर बच्चों के लिए एक सांस्कृतिक और प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरूर जन्मदिन उपलक्षे प्रदेश कांग्रेसের পক্ষ থেকে আজকে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দিনটি উদযাপন করার লক্ষ্যে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে जवाहरलाल नेहरूर प्रतिकृतिते मणिपुर में बढ़ती हिंसा के चलते अतिरिक्त 2000 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल तैनात किए गए हैं। इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर त्रिपुरा से बीएसएफ की 5 कंपनियां भेजी गई हैं। मणिपुर में गृह मंत्रालय ने राज्य में पुरानी सांप्रदायिक हिंसा और बढ़ते खतरों के कारण केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के अर्धसैनिक बलों की 20 कंपनियां या लगभग 2000 जवानों को तैनात किया है। इस सिलसिले में बीएसएफ की 5 कंपनियां त्रिपुरा से मणिपुर भेजी गई है। इन जवानों को वायुसेना के विशेष विमान से मणिपुर भेजा गया। गृह मंत्रालय से पत्र मिलने के बाद बीएसएफ ने 5 कंपनियां वापस बुला ली। गृह मंत्री के सेकंड इन कमांड रितेश उमर सिंह ने पत्र की प्रतियां त्रिपुरा और असम के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को भेजी है। फिलहाल मणिपुर में अर्धसैनिक बलों की 218 कंपनियां तैनात है। इनमें सीआरपीएफ की 115 कंपनियां, आरएएफ की 8 कंपनियां, आईटीबीएफ की 84 कंपनियां और एसएसबी की 6 कंपनियां मणिपुर में तैनात है। गृह मंत्रालय ने आदेश दिया है कि वे 30 नवंबर तक मणिपुर में ये सभी अर्धसैनिक बल तैनात रहेंगे। मणिपुर में जारी संकट पूरे देश के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है। पिछले 16 महीनों में मणिपुर में सांप्रदायिक हिंसा गंभीर हो गई है। लगातार गोलीबारी और बमबारी के परिणाम स्वरूप लगभग 300 लोग मारे गए। मणिपुर में शांति और व्यवस्था बहाल करने में उल्लेखनीय विफलता हुई है, जहां विशेषज्ञ संकट से निपटने में सरकार की प्रभावशीलता पर सवाल उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पद अधिकारी को बदल दिया है। सचिव स्तर के आईएएस अधिकारी ब्रिजेश पांडे को चुनाव आयोग ने सीईओ नियुक्त किया है। इस प्रभार में पहले पुनीत अग्रवाल थे। सीईओ पुनीत अग्रवाल की देखरेख में लोकसभा चुनाव हुए। ब्रिजेश पांडे के पास राज्य सरकार के राजस्व, आदिवासी कल्याण समेत कई महत्वपूर्ण विभागों का प्रभार है। इस बीच भारत निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना में ब्रिजेश पांडे को सीईओ नियुक्त करने के साथ ही उन्हें अन्य सभी कर्तव्यों से मुक्त करने का उल्लेख किया है। चुनाव आयोग का स्पष्ट आदेश है कि ब्रिजेश पांडे को राज्य निर्वाचन कार्यालय के सचिव के अलावा किसी अन्य कार्यालय की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती है। इसके बाद भी राज्य सरकार ने अभी तक ब्रिजेश पांडे को सचिव पद से मुक्त करने की अधिसूचना जारी नहीं की है। मामले को लेकर राज्य सचिवालय के अन्य प्रशासनिक अधिकारी स्वाभाविक कारणों से सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी के चुनाव पूर्व घोषणा पत्र में किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया गया था।
कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की कहानियां सुनाई गई। हालांकि सरकार के 7 वर्षों के दौरान राज्य कृषि विभाग आत्मनिर्भरता शब्द को जैसे भूल ही गया है। त्रिपुरा कृषि के लिए आयात पर निर्भर हो गया है और इसकी कीमत राज्य की आम जनता को चुकानी पड़ रही है। सवाल उठता है कि इस मामले में जहां कृषि मंत्री की नाकामी को लेकर राज्य सरकार पर उंगलियां उठ रही है, तो राज्य सरकार इस मामले में भला चुप क्यों बैठी है? न्यूज़ नाउ की इस खास रिपोर्ट में पूरे मामले को आंकड़ों के तौर पर पेश किया जा रहा है। राज्य सरकार किसानों की आय दुगनी करने और कृषि में आत्मनिर्भरता की घोषणा के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन सरकार के करीब 6 साल 8 महीने के शासनकाल में एक अलग ही तस्वीर सामने आई है। साफ तौर पर कहे तो असल तस्वीर सामने आ गई है। कृषि में आत्मनिर्भर होना तो दूर, त्रिपुरा आयात पर अत्यधिक निर्भर हो गया है। राज्य की मुख्य फसल धान का उत्पादन घट रहा है। बीज, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई की कमी के कारण त्रिपुरा को इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। इसका खामियाजा राज्य की आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। 2017 से 2018 में राज्य में धान का उत्पादन 8,12,092 मैट्रिक टन था। 2023 से 2024 में ये घटकर 7,92,406 मैट्रिक टन रह गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक गेहूं का उत्पादन निचले स्तर पर पहुंच गया है। 2017 से 2018 में राज्य में गेहूं का उत्पादन 376 मैट्रिक टन था। 2022 से 2023 में ये घटकर मात्र 43 मैट्रिक टन रह गया। केवल आलू के उत्पादन में थोड़ा उतार चढ़ाव रहता है। राज्य की कृषि प्रणाली की वास्तविक स्थिति को समझने के लिए किसी को कृषि विज्ञानी होने की आवश्यकता ही नहीं है। इस मामले में स्थानीय बाजार की तस्वीर ही पर्याप्त है। अगर एक दिन के लिए बाहर से सब्जियां आनी बंद हो जाए तो बाजार चढ़ जाएगा। सब्जी व्यापारी अपने व्यवसाय को बनाए रखने के लिए स्थानीय उत्पादन पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। किसानों द्वारा दिए गए बयान के अनुसार एक समय कल्याणपुर में उत्पादित काकोरा अगरतला बाजार में पहुंचने से पहले कोलकाता पहुंच जाता था। माछली, कुमारघाट, माछमारा इलाके से सब्जियां लाने के लिए राज्य के बाहर से आने वाली खाद्य की गाड़ियां नेशनल हाईवेज के किनारे खड़ी रहती थी। सोनामुड़ा उपमंडल के बामुटिया, काली बाजार, तिलियामुड़ा, तुईसिंद्राई, नलचर, मेलाघर सहित विभिन्न स्थानों से सब्जियां मंगाने के लिए थोक विक्रेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा लगी रहती थी। लेकिन अब ये सभी बातें सचमुच अतीत जैसा प्रतीत होता है। अगर कर्नाटक से कद्दू नहीं आएगा तो स्थानीय बाजार नहीं चलेंगे। अगर शिलांग की हरी मिर्चें नहीं आती है तो स्थानीय बाजार में हरी मिर्चों की कीमत 400 रुपये से 500 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाते हैं। राज्य के बाहर से आपूर्ति नहीं होने पर राज्य के बाजार में बैंगन, फूल गोभी, पत्ता गोभी के लिए हाहाकार मच जाता है। इस बार धान के उत्पादन में कमी है। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके परिणाम स्वाभाविक रूप से दूरगामी होंगे। इससे निर्भरता और भी दब जाएगी। सिंचाई के अभाव में खेती संभव नहीं हो पाती है। लगभग 70 से 75% सिंचाई स्रोत अनुपयोगी है। आंधी, तूफान और बारिश से फसल बर्बाद होने पर सरकारी सहायता भी नहीं मिल पाती है। किसानों की शिकायत है कि नुकसान के बाद भी बीमा कार्यालय से फसल बीमा की सहायता नहीं मिल पाती है। मुख्य फसल धान के उत्पादन में गिरावट के कारण राज्य में कृषि उत्पादों के उत्पादन में धीरे धीरे गिरावट आई है। राज्य की आम जनता कृषि अर्थव्यवस्था की जटिल गणनाओं को नहीं समझ पाती है। हालांकि आयात पर निर्भरता के कारण स्थानीय कृषि उत्पाद महंगे हो गए हैं, लेकिन राज्य के सीमांत लोगों को भी इसका एहसास हो रहा है। वहीं इस मामले में राज्य के कृषि विभाग की भूमिका पर भी सवाल उठता है। कृषि मंत्री रतनलाल नाथ की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। शिक्षा के बाद बिजली और कृषि विभाग का प्रभार संभाल रहे दाहाफेल मंत्री रतनलाल नाथ के कारण राज्य सरकार की कार्य प्रणाली हमेशा सवालों के घेरे में रही है। लेकिन ऐसे फेल मंत्री पर सरकार कोई कार्रवाई ना करके चुप क्यों बैठी है? राज्य की आम जनता का सवाल यही है। सवाल साथ में ये भी उठता है कि जीरो परफॉर्मेंस वाले मंत्री को महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी सौंपकर राज्य कैबिनेट और मुख्यमंत्री आखिर क्या संदेश जारी करना चाह रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।
खाद्य मंत्री सुशांत चौधरी ने कहा कि राज्य के बाजार में आलू और प्याज की बढ़ती कीमतों के लिए कृषि विभाग जिम्मेदार है। उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि आलू और प्याज सहित सब्जियों का मूल्य नियंत्रण केवल कृषि विभाग के अधीन है। बुधवार को खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक में पत्रकारों के सवालों के जवाब में यही बयान दिया गया। खाद्य मंत्री सुशांत चौधरी ने कहा कि प्याज और आलू का बढ़ता मूल्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत नहीं आती है। पिछले कुछ समय से बाजार के सामानों की कीमत बढ़ गई है और बाढ़ की वजह से कृषि क्षेत्र को भारी नुकसान हुआ है। इसके चलते मेघालय, पश्चिम बंगाल और असम से आलू और प्याज मंगाया जा रहा है। मांग को पूरा करने के लिए इससे बाजार में आलू और प्याज की कीमत बढ़ गई है। खाद्य मंत्री सुशांत चौधरी ने बताया कि आलू प्याज की बढ़ती कीमत से निपटने के लिए सभी जिला स्तरीय अधिकारियों से चर्चा की जाएगी। একটা বদ্ধমূল ধারণা রয়েছে যে আলু বলুন, পেঁয়াজ বলুন বা সমস্ত ফুলকপি বলুন, এগ্রিকালচারাল যত কিছু জিনিসই রয়েছে, যদি দাম বৃদ্ধি পায় তো খাদ্য দপ্তরের সেটা এখতিয়ার। এটা আসলে আমাদের এখতিয়ার নয়। আমাদের এখতিয়ার হচ্ছে অনলি পিডিএস আইটেম। তারপরেও আমরা এখতিয়ার বহির্ভূতভাবেই অনেক সময় যাই, যাতে করে এই যে ইনফ্লেশন বা রেট যে বৃদ্ধি সেটাকে কন্ট্রোলে রাখা যায়। তো সে বিষয়ে আজকে আলোচনা হবে। बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায় লংতরায় লংতরায়। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। अगरतला महाराजा बीर बिक्रम हवाई अड्डे के पुराने भवन क्षेत्र में गुरुवार को प्राकृतिक आपदाओं विशेषकर भूकंप से निपटने के लिए एक अभ्यास आयोजित किया गया। राजस्व विभाग के सचिव ब्रिजेश पांडे ने आज पत्रकारों के साथ एक सवाल जवाब सत्र में कहा, भूकंप संभावित क्षेत्र के जोन 5 में होने के कारण समय समय पर त्रिपुरा में इस प्रकार का अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए क्या करना चाहिए, खासकर भूकंप आने पर क्या करना चाहिए या भूकंप आने से पहले क्या एहतियाती कदम उठाए जा सकते हैं, इस पर आज के अभ्यास में विस्तार से प्रकाश डाला गया है। राजस्व सचिव ने पूरे राज्य में भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए जागरूकता वार्ता आयोजित करने का सुझाव दिया। इस दिन एनडीआरएफ द्वारा पुरानी हवाई अड्डे के भवन में विभिन्न आपदा प्रतिक्रिया घटकों की एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप आए और इस मॉक ड्रिल को हमारा कवर किया। जो आज की जो मॉक ड्रिल थी एक्चुअली मतलब मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन के साथ एनडीएमए की लीडरशिप में किया गया। तिप्रामोथा ने गुरुवार को राज्यपाल को कुल 3 मांगों को लेकर मेमोरेंडम सौंपा, जिसमें विलेज कमेटी निर्वाचन जल्द पूरा कराने की मांग भी शामिल है। जब तिप्रामोथा ने विलेज कमेटी निर्वाचन की तैयारी शुरू की तो मैदान में कोई जनजाति मोर्चा नहीं था, लेकिन क्या भाजपा का जनजाति मोर्चा राजनीति में आदिवासी कांग्रेस की तरह ही साइन बोर्ड मात्र ही रह जाएगा, इसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तिप्रामोथा ने आगामी विलेज कमेटी निर्वाचन की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी का जनजाति मोर्चा मैदान में कहां उतरा है।
प्रद्योत किशोर देब्बरमन लंबे समय से बीजेपी के अखिल भारतीय नेतृत्व से बात कर प्रदेश की राजनीति को लेकर गरमाए हुए हैं। प्रद्योत किशोर देब्बरमन ने विलेज कमेटी निर्वाचन से पहले पार्टी की असल ताकत को दिखाया। तिपरामोथा पार्टी ने तिपरासा समझौते के शीघ्र कार्यान्वयन, ग्राम समिति के चुनावों को शीघ्र पूरा करने और भारत के संविधान में 125वें संशोधन विधेयक को शीघ्र पारित करने और इसके कार्यान्वयन की मांगों के साथ राज्यपाल को एक ब्लॉक आधारित मेमोरेंडम सौंपा है। हर कोई जानता है कि इन मांगों को लागू करने का ब्लॉक से कोई लेना देना नहीं है। ये ब्लॉक के दायरे से परे है। स्पष्ट और राजनीतिक उद्देश्य आगामी ग्राम समिति चुनावों के अवसर पर पार्टी को पुनर्जीवित करना है। दूसरी ओर मोथा के राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी में शामिल होने के बाद जनजाति मोर्चा जैसे शांत हो गया है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि जनजाति मोर्चा की हालत आदिवासी कांग्रेस जैसी ही हो गई है। 125 साल पुरानी कांग्रेस आज भी अपने झंडे वाले लोगों को ही नहीं पहचानती है। जब भी चुनाव आते थे, कांग्रेस पहाड़ी राजनीति में कभी त्रिपुरा उपजाति युवा समिति के साथ गठबंधन करती थी तो कभी INPT या IPFT के साथ गठबंधन करती थी। जन आधारित राजनीतिक दल 4-5 साल से मंत्रिमंडल का प्रबंधन कर रहे हैं, लेकिन पहाड़ों में उनका आधार अभी तक नहीं बन पाया है। यही हाल बीजेपी का भी है। मोथा से तालमेल स्थापित करने के बाद जनजाति मोर्चा स्वाभाविक रूप से शांत हो गया। हालांकि सवाल ये उठता है कि क्या सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पहाड़ पर कांग्रेस की तरह किसी न किसी जन आधारित राजनीतिक दल पर निर्भर हो गई है? यह प्रश्न सामान्य कार्यकर्ता समर्थकों के लिए नहीं है। यह सवाल खुद बीजेपी जनजाति मोर्चा के एक शीर्ष नेता ने हाल ही में उठाया था। पिछले ADC चुनाव में भाजपा जनजाति मोर्चा पर भरोसा नहीं कर सकी। हालांकि IPF को ज्यादा सीटें देने की कीमत बीजेपी को चुकानी पड़ी है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि सत्तारूढ़ भाजपा ने इससे कोई सबक अभी तक नहीं सीखा। हाईकोर्ट में इस साल दिसंबर तक विलेज कमेटी निर्वाचन कराने का हलफनामा दाखिल करने के बाद भी बीजेपी की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। प्रदेश भाजपा सूत्रों ने बताया कि इस बारे में कोई चर्चा भी नहीं हुई, लेकिन इस मामले में शीर्ष नेता चुप नहीं है। प्रद्योत किशोर देब्बरमन के निर्देश पर जन आधार मजबूत करने के लिए मोथा के नेता पहले ही मैदान में उतर चुके हैं। जनजाति मोर्चा के नेताओं के एक वर्ग का मानना है कि इस समय पहाड़ियों में भाजपा के संगठनात्मक आधार को मजबूत करना मुश्किल है, क्योंकि भाजपा का केंद्रीय और राज्य नेतृत्व IPFT और हाल ही में तिपरामोथा को महत्व दे रहा है, जैसा कि कांग्रेस के साथ हुआ था। तिपरामोथा बीजेपी की सहयोगी पार्टी के तौर पर सरकार में है, लेकिन सहयोगी बनने के बाद भी प्रद्योत किशोर देब्बरमन की पार्टी तिपरामोथा भाजपा को 1 इंच भी जमीन देने को तैयार नहीं है, क्योंकि प्रद्योत किशोर अच्छी तरह से समझते हैं कि ये उन पर ही भारी हो जाएगा। उसी ब्लूप्रिंट के तहत रियांग शरणार्थी शिविर से सेवानिवृत्त युवा किशोर देब्बरमन को ADC में वापस लाना सत्ता में आने के लिए बीजेपी की रणनीतिक चाल आखिर बीजेपी के लिए ही क्यों एक उल्टा चाल पड़ रहा है? ये सच है कि मोथा के रणनीतिक समर्थन से भाजपा राज्य में सत्ता में आई है, लेकिन तब तक पहाड़ियों में भाजपा की संगठनात्मक ताकत निचले स्तर पर पहुंच गई। यहाँ तक कि जनजाति मोर्चा के नेता भी इस बात को स्वीकारते हैं। लोकसभा चुनाव में भी मोर्चा के नेता पहाड़ों में नजर नहीं आए। जनजाति मोर्चा के एक वर्ग को लगता है अगर बीजेपी तिपरामोथा या IPFT को छोड़कर अकेले चुनाव लड़ती है तो उसे कड़वी सच्चाई का ज्यादा एहसास होगा। समग्र स्थिति में देखा जाए तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल भाजपा आदिवासी आधारित क्षेत्रीय दल तिपरामोथा के साथ एक प्रकार का खेल ही खेल रही है और इसे लेकर भी प्रश्न उठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। कैलाशहर से कुमारघाट तक सरकारी TRTC बस सेवा लंबे समय से बंद है। विभाग के अधिकारियों को सूचित करने के बावजूद भी संबंधित विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। यात्रियों ने एक्सप्रेस बस सेवा शुरू करने की मांग की है।
पिछले 2 वर्षों से आधिकारिक टीआरटीसी बस सेवा हर दिन सुबह 5 बजे से और दोपहर 3 बजे कैलाशहर कुमारघाट रोड पर चल रही थी। सरकार द्वारा निर्धारित कम किराए पर यात्री कैलाशहर से कुमारघाट तक यात्रा करते थे, लेकिन अब बस खराब हो गई है। कैलाशहर टीआरटीसी ऑफिस से लेकर अगरतला टीआरटीसी ऑफिस तक सूचना देने के बावजूद संबंधित विभाग की ओर से बस की मरम्मत के लिए कोई पहल नहीं की गई है। नतीजा ये है कि बस से सफर करने वाले यात्रियों को हर दिन तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैलाशहर कुमारघाट मार्ग पर यात्रा करने वाले यात्रियों और कैलाशहर के संबंधित विभाग के कार्यालयों ने इस सरकारी बस सेवा को तुरंत शुरू करने की मांग की है। সকালবেলা ভোর 5টায় এখান থেকে কৈলাসহর স্টেশন থেকে কুমারঘাট রেল স্টেশন পর্যন্ত যাচ্ছে। আবার ওইখান থেকে ডেমোর প্যাসেঞ্জার নিয়ে কৈলাসহর আমাদের টিআরটিসি অফিসে। रणजी ट्रॉफी के एलीट ए ग्रुप के 5वें मैच में मेजबान जम्मू कश्मीर के खिलाफ दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक टीम त्रिपुरा अच्छी स्थिति में है। गुरुवार को जम्मू के हॉस्टल ग्राउंड पर जम्मू कश्मीर की बेहतरीन गेंदबाजी के सामने जियनजोत सिंह, मणिशंकर मुरा सिंह की बेहतरीन बल्लेबाजी की बदौलत त्रिपुरा ने दिन के अंत तक 7 विकेट पर 170 रन बना लिए। पहली पारी में 6 विकेट लेने वाले जम्मू कश्मीर के आकिब नबी ने दूसरी पारी में भी त्रिपुरा के 3 विकेट झटके। शुक्रवार को मैच के तीसरे दिन टीम त्रिपुरा की कोशिश कम से कम 200 रन बनाने की होगी। हालांकि मैच में अभी 2 दिन और बाकी है। ऐसे में क्रिकेट एक्सपर्ट्स को यकीन है कि ये मैच ड्रॉ नहीं होगा। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।